हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर धातु और अधातु को पढ़ेंगे अच्छे से। तो धातु और अधातु में सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो है तत्व से। यहाँ पे लिख रखा है हमने कि वे सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थ निर्मित होते हैं तत्व कहलाते हैं। इनके छोटे से छोटे वो कण जिनसे पदार्थ बना है वो तत्व कहलाते हैं। अब तत्व को भौतिक और रासायनिक गुणों की समानता और असमानता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो धातु, उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु। तो इसमें अब हम पहले जो पढ़ेंगे वो धातु। देखो धातु बेसिकली है क्या, इसको यहाँ समझ लेंगे। वे पदार्थ जो अपने आप में से क्या है, ऊष्मा को प्रवाहित होने दें और इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि जिनमें से होकर ऊष्मा प्रवाहित होती हो और विद्युत प्रवाहित हो आसानी से, वो हमारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो तत्व धातु है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जैसा हमने लिखा परिभाषा में, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि जिनमें से होकर ऊष्मा और विद्युत जो है पास हो जाती हैं, धातु कहलाते हैं। दूसरी तरह से अगर इसकी डेफिनेशन हम देखना चाहें, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। एक चीज़ यहाँ समझेंगे, जो पदार्थ, मान लो ये कोई पदार्थ है, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाना। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा फिर ऋणायन बनाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम धातु के एग्जाम्पल देखें, आपको बहुत सारे याद होंगे। ठीक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, प्लेटिनम है, सोना है, तो बहुत सारे लिख सकते हैं हम, जैसे Al एल्युमिनियम, Cu कॉपर, बहुत सारे हैं, आदि लिख देते हैं, बहुत सारे। ठीक है, अब धातुओं के भौतिक गुण की चर्चा हम करेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको। तो धातुओं के भौतिक गुण, तो शॉर्ट में अगर हम समझें तो भौतिक गुण पहला है इसमें कि धातुओं में क्या होती है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। पहली बात जो है वो है क्या, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है, ठीक है ना। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसका कारण है क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ही इनमें चमक पाई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण पाई जाती है ये चमक, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातुओं में धातु चमक पाई जाती है। दूसरा, अगर हम इसकी भौतिक गुण की बात करें तो विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता। देखो, विद्युत और ऊष्मीय सुचालकता क्यों, ये गुण कैसे है, इसलिए है क्योंकि धातुएं जो हैं वो आसानी से ऊष्मा व विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं, अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं। ठीक है ना भाई, यहाँ तक। तीसरा भौतिक गुण है धातु का आघातवर्धनीयता। अब आघातवर्धनीयता से आप क्या समझिए, आघातवर्धनीयता का मतलब है कि धातु है और उसको पीट कर, धातु को पीट कर जब एक सीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब धातु को पीट कर, यहाँ हम लिखेंगे धातु को पीट कर एक चादर में परिवर्तित करना, चादर में
परिवर्तित करना। यही क्या है आपका आघात वर्धनीयता, मतलब वो टूटती नहीं है, शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ये आघात वर्धनीयता है। अगला गुण है तन्यता। तन्यता क्या है? तन्यता है धातु को पीटकर तार के रूप में परिवर्तित करना। धातु को पीटकर तार के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। एक इसका भौतिक गुण ध्वनि भी है। ध्वनि में कुछ नहीं लिखना है। ध्वनि में क्या है कि भाई धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। मतलब हथौड़े से पीटने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होना, ठीक है। इसको पीटेंगे धातु को तो ध्वनि उत्पन्न होगी, उस ध्वनि उत्पन्न होने को ही कह रहे हैं धात्विक ध्वनि। अब हम आगे बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुण की। धातुओं के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण से तो क्वेश्चन मिल जाएगा। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हमें पढ़ना है धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। मतलब धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगी। देखो, धातुओं का वायु में दहन करने पर, दहन करेंगे हम, वैसे भी दहन तो वायु की उपस्थिति में ही होता है, तो धातुओं का वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि धातु प्लस ऑक्सीजन और धातु ऑक्साइड। ठीक है, क्या है भाई? धातु प्लस ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। यदि हम ये हमने जनरल इक्वेशन लिख ली, अगर इसकी जगह पर हम लेना चाहें तो देखो, जो मैग्नीशियम है Mg, ठीक है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराई O2 से तो क्या बन जाएगा? 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु कम सक्रिय होने के कारण कमरे के ताप पर ऑक्सीजन O2 से संयोग नहीं करती, परंतु ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, इसकी उपस्थिति में मैग्नीशियम को जब जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा, ठीक है, तो यह जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक, ऐसे ही अगर कॉपर का दहन ऑक्सीजन में कराएं तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसी वाली जो जनरल इक्वेशन हमने लिखवा दी, इसी से किसी भी धातु को उठाओगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे इसका कराया ऐसे ही कॉपर का है, तो कॉपर का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कॉपर को लिखेंगे भाई Cu, ऑक्सीजन से करा रहे हैं O2, तो फिर यहाँ भी 2 ले लेते हैं, फिर क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड C2CuO। क्या बन गया आपका? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु है, क्या बन गया? धातु ऑक्साइड। तो इस वाली समीकरण से फिर आपकी अदर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगला दूसरा हम रासायनिक गुण देखेंगे धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया करके धातु क्या बनाती हैं? देखो, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, जल से अगर क्रिया कराओगे, धातु लोगे, जल से क्रिया कराओगे H2O, तो क्या बनाएंगी? या तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगी, तथा धातु ऑक्साइड जो अभी बनाया ऊपर धातु ऑक्साइड, अथवा धातु हाइड्रोक्साइड, यानी कि या तो हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और धातु ऑक्साइड बनाएंगी, या फिर क्या बनाएंगी? धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये हमने लिया कैल्शियम, कैल्शियम धातु है, इसकी अभिक्रिया कराई जल से तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, देखिए
अगली है धातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन के साथ धातुएं कैसी अभिक्रिया करती हैं? सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती, यानी कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करेंगी, ठीक है। परंतु कुछ क्रियाशील धातुएं, जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हाइड्रोजन से संयोग कर जाती हैं। फिर क्या बनाती हैं? धात्विक लवण के समान ठोस यौगिक अर्थात हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। तो इसका अगर हम देखें, सोडियम ले लें हम, है ना, तो 2Na और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई तो ये क्या बनाएगी? हाइड्राइड बनाएगी, 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि सभी धातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती। कुछ जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वही हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगी, सारी नहीं करेंगी, ठीक है। अगला है रासायनिक गुण कि धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया करके क्या बनता है? सामान्यतः सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु लवण निर्मित करती हैं, यानी कि तनु अम्ल से सारी धातुएं क्रिया कर जाती हैं। ऐसा नहीं कि अधिक क्रियाशील वाली करेंगी, सब कर जाती हैं। तो क्या बनता है? देखो, धातु प्लस तनु अम्ल, जनरल इक्वेशन लिख ले रहे हैं हम पहले। धातु प्लस तनु अम्ल धातु लवण बनता है, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे पहले हम देख रहे हैं वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl अम्ल, ठीक है, HCl से क्रिया करानी है तो धातु प्लस HCl क्या बनेगा? धातु क्लोराइड। धातु क्लोराइड प्लस H2O गैस। अब यहाँ जो मैंने धातु लिखा है इसकी जगह पे आप कोई सा भी धातु ले लो, जैसे NaMgZn, फिर इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। अगली है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी कि H2SO4 से। H2SO4 से क्रिया होगी तो क्या बनेगा? धातु प्लस H2SO4 धातु सल्फेट। यहाँ धातु क्लोराइड बना था, यहाँ क्या बनेगा? धातु सल्फेट। यही चेंज है, धातु सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वाली चीज़ कॉमन है, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा तो धातु क्लोराइड बनेगा और सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो धातु सल्फेट बनेगा। अब इसमें अगली है अम्लों से क्रिया में तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस तो निर्मित होगी। देखो, धातु प्लस HNO3 तनु नाइट्रिक अम्ल, तो धातु नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। अगर इस इक्वेशन को आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे धातु की जगह पे कोई सा भी आप धातु रख लो, उसके बाद इक्वेशन करा दो, ठीक है। अगला रासायनिक गुण हम देखेंगे धातुओं की क्लोरीन से क्रिया। धातुओं की क्लोरीन से क्रिया, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या होगा। धातुओं की क्लोरीन से क्रिया। धातुओं तथा क्लोरीन की परस्पर क्रिया द्वारा आयनिक क्लोराइड निर्मित होते हैं। आयनिक क्लोराइड निर्मित होंगे, जैसे 2Na लिया आपने, धातु ले ली, क्लोरीन से क्रिया कराई, 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए, धातुओं के अधिकांश रासायनिक गुण उनकी विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण होते हैं। विद्युत धनात्मक प्रकृति कैसी? देखो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होने पर धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी। जो धातु जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति रखती है, वो क्या होगी? अधिक क्रियाशील होगी। इसमें लिखा है कि भाई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात धनायन बनाते हैं। जैसे ये मेटल है,
तो ये धनायन कब बनाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। ये धातु का मेटल ये धनायन कब बनाएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। इलेक्ट्रॉन त्यागने की आपेक्षिक प्रवृत्ति और अभिक्रियाशील प्रकृति के आधार पर धातुओं को एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है कि जो अधिक क्रियाशील होगा उस तरह के क्रम में लगाया, उस ऑर्डर में रखने के बाद एक अभिक्रियाशीलता श्रेणी प्राप्त होती है। इसको अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कहते हैं और सक्रियता श्रेणी भी। क्वेश्चन दो तरह से है, सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी पूछेगा तब भी यही सारी कहानी लिखनी है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी पूछेगा तब भी यही। अगर श्रेणी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, और ये याद भी करनी होती है। देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये किस तरह का ऑर्डर है। देखो कम क्रियाशील धातु, ऊपर अधिक क्रियाशील धातु होंगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उसको ऊपर रखा है, फिर घटते हुए क्रम में ऐसे ऐसे करके ये पहला जो है वो अधिक क्रियाशील है, ये उससे कम क्रियाशील, ये उससे कम क्रियाशील, ये उससे कम क्रियाशील, इस तरह से इन्होंने इस ऑर्डर में इसको अरेंज कर रखा है। ये है धातुओं की सक्रियता श्रेणी या क्रियाशीलता श्रेणी, यानी कि जो अधिक सक्रिय होगा वो ऊपर है, जो कम सक्रिय है वो नीचे है। इस तरह से इन्होंने श्रेणी दे रखी है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी का महत्व और देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। यानी कि जो अभी हमने देखी सक्रियता श्रेणी है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, यानी कि हाइड्रोजन है इससे ऊपर वाली जितनी हैं वो सब क्या करेंगे, तनु अम्लों से, अभी हमने धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया कराई, वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। यानी कि जब उनकी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगी बाद में। और तनु अम्ल HCl, H2SO4, ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था 3 तनु अम्ल से कराई थी क्रिया हमने, HCl, H2SO4, HNO3। और दूसरा है इसमें महत्व में, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं अन्य धातुओं से ऊपर स्थित होती हैं उन्हें उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं नीचे स्थित धातुओं से अधिक क्रियाशील होती हैं। ये मैंने पहले बता दिया कि जो ऊपर हैं वो अधिक क्रियाशील है, नीचे वाली कम क्रियाशील, मतलब इससे ये कम, इससे ये कम, इस तरह से चल रहा है। अब जो ऊपर वाली होगी वो उसके लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देगी। ठीक है, तो अगला चैप्टर मतलब जो चैप्टर रहेगा वो अगली वीडियो कवर करेंगे।